subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the tuberculosis। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के या टीबी के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ट्यूबरक्लोसिस और द टीबी एंड दिस इज आल्सो ए इन्फेक्टिव डिसीज। ये कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये बेसिकली होता है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से। सो ट्यूबरक्लोसिस और टीबी इज एन इन्फेक्टिव डिसीज और बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डिसीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. So main pathogen is the Mycobacterium tuberculosis and that most often the affect the lungs। और मैक्सिमम टाइम पे ये आपके प्राइमरी जो हैं लंग्स मेजर साइट हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है। जब भी ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो आपके जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उन पे ये ग्रो करते हैं और आपके जो पल्मोनरी सिस्टम है उसको पहले इफेक्ट करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे पूरे बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो या फिर किडनी या अदर ऑर्गन्स हो। तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशंस हैं, डेंजर डिसीज़ है, ठीक है। इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है लॉन्ग्स में तक अगर आप ट्रीटेड नहीं करेंगे तो। और ये इसका जो थेरेपी है वो बहुत ही लॉन्ग चलता है। करीबन आपने सुना होगा डॉट थेरेपी फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के लिए हम डॉट थेरेपी यूज़ करते हैं जो कि 6 महीने तक चलता है, डेली हमको डोज खाना पड़ता है। बात करें सिम्टम्स की तो ये आपके लंग्स पे पहले इफेक्ट करता है, इसलिए आपकी जो कफ है, कफिंग विथआउट द म्यूकस और ब्लड, चिल्स, फीवर, फैटिगनेस, वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि टीबी पेशेंट में दिखाई देते हैं। उनको अक्सर खांसी आती रहती है। अब खांसी में म्यूकस भी आ सकता है और ब्लड भी आ सकता है या नहीं भी, ठीक है। उसके अलावा बात करें हमको चिल्स, ठंड लगता है, फीवर हो जाता है, थकावट लगने लगती है, ठीक है। आपका वेट भी लॉस होता है और आपको भूख भी नहीं लगती है। तो ये कुछ आपके बेसिक सिम्टम्स हैं आपके ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट पे। बात करते हैं इसके स्प्रेडिंग की तो ये आपके कंटेजियस टाइप के इन्फेक्शन हैं, मीन्स ये आपके स्प्रेड हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है, बाय द एयर के थ्रू ये होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? एयर के थ्रू। अब कैसे होंगे? बाय द कफ, स्नीज और स्पीट। जब आप कफ करते हैं, खांसते हैं तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी दूसरे पर्सन पे आपकी इन्फेक्ट हो सकते हैं, या आपकी स्पीट हैं या आपकी स्नीज हैं, छींक हैं, उससे भी हो सकते हैं, सिमिलर आपके कोरोना वायरस की तरह, ठीक है। ये उस तरीके से भी आपके इंडेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। बात करें रिस्क फैक्टर की, मीन्स जो आपकी डिसीज़ है वो किन कंडीशंस में हाईली प्रोन होगा, ठीक है, किनको ये जल्दी हो सकता है ये डिसीज़। तो उनमें से आपके इम्यूनोस कंप्रोमाइज्ड पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि कोविड की तरह ही इनमें भी आपके जो इम्यून सप्रेसेंट पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम की कमी है, ये प्रॉपर्ली वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एड्स पेशेंट की हो, या ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, या फिर ऐसे पेशेंट जो जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ हो उसकी वजह से उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं इम्यून सप्रेशन की वजह से ये जो इसका जो अटैक है आपके ट्यूबरक्लोसिस का, ये इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। लाइक HIV, डायबिटीज़, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ठीक है, मालन्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर्ली खाना नहीं खाएंगे तो भी ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकर्स, आपके स्मोकर्स में भी ये आपके हाईली प्रोन होता है क्योंकि ये भी लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बात करें टाइप्स की तो इसके 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है आपका लेटेंट टीबी, एक है आपका एक्टिव टीबी। लेटेंट की बात करें तो उसका मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, मीन्स योर इम्यून सिस्टम स्टॉप्स द स्प्रेडिंग एंड द इनएक्टिवेट देम बट स्टिल अलाइव इन योर बॉडी इन मेनी ईयर्स एंड कैन बी बिकम एक्टिव। तो आपके स्टार्टिंग केस में आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही आपकी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको किल कर देता है, कुछ को सप्रेस कर देगा और इनएक्टिव फॉर्म में कर देगा। अब वो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो आपके स्प्रेड नहीं हो सकते हैं, ना आपको डिसीज कॉज कर सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। ये किसी न किसी आपके टिश्यूज़ में घुस के ये जिंदा रहते हैं। और जब भी इसको मौका मिलता है, अगर हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तब ये आपके फिर एक्टिव हो सकते हैं और डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिकली आपके 10 to 15% चांसेस ही होते हैं कि ये इनएक्टिव से एक्टिव हो सकते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है तब। ट्रीटमेंट किया है तो शायद ना हो, लेकिन ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं।
सेकेंड है आपका एक्टिव टीबी, मतलब जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, मीन्स द माइक्रोब्स कैन मल्टीप्लाई, स्प्रेड एंड कॉज द सिक। ये जो माइक्रोब्स हैं ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, दूसरे को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं और बीमार भी पड़ सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव केस या एक्टिव टीबी टाइप्स। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस पे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। मीन्स क्लिनिकली ये क्या आपके और आगे चीज़ें जो हैं वर्स्ट होंगी मतलब ख़राब चीज़ें होंगी। जैसे कि बात करें हम लोग स्पाइनल पेन और जॉइंट डिस्ट्रक्शन, या आपके इन्फेक्शन अगर आपके बोन तक पहुंच गया, आपके बोन में इन्फेक्शन कॉज कर दिया, क्योंकि एक तरीके से ये इन्फेक्शन एजेंट है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होंगे, और जो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सकते हैं बाय द ब्लड, और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को भी ये ख़राब कर सकते हैं। तो अगर ये टीबी का इन्फेक्शन आपके बोन पे हुआ तो बोन का जो फंक्शनल है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, आपके जॉइंट पेन होंगे, स्पाइनल इंजरी होगा, स्पाइनल पेन होगा, आपके जॉइंट डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं आर्थराइटिस के जैसे। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्टिंग टू द ब्रेन, इट में कॉज द मेनिंजाइटिस। आपने मेनिंजाइटिस में पढ़ा होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, तो उनका ये केस है। फिर आपका इन्फेक्टिंग टू द लीवर, अगर आपके लीवर या किडनीज पे इन्फेक्शन हो गया तो किडनीज का, लीवर का जो मेजर फंक्शंस हैं, वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करना, वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली फंक्शनल लॉस होगा, प्रॉपर्ली आपकी यूरिन नहीं हो पाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है, और आपके ब्लड भी आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकता है। ठीक है, फिर आपका है इन्फेक्टिंग टू द हार्ट, अगर हार्ट पे इन्फेक्शन होगा तो हार्ट का प्रॉपर जो फंक्शंस हैं, पंपिंग फंक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका एक टर्म्स है वो है आपका कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, टेम्पोनेट, ये हम बोल सकते हैं कि कार्डियक आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो ये आपके कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक सीक्वेंस पे होंगे फ्यूचर पे, अगर आपको टीबी इन्फेक्शन है और प्रॉपर्ली आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब। अब बात करते हैं इसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी की या पैथोजेनेसिस की। तो मेजर केस में ये जो डिसीज़ हैं आपके एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये जो बैक्टीरियास हैं, ये जो माइकोबैक्टीरियम है, ये हमारे जीआईटी या हमारे जो बॉडी में है वो ग्रो कर सकते हैं और रेजिस्टेंस हो सकते हैं एंटीबायोटिक से। हम बात करेंगे आगे। तो बेसिकली बात करें माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस की, ये आपकी इन्फेक्शन पहुंचेगा आपकी बॉडी में, मेजरली लंग्स तक पहुंचते हैं, और आपके लंग्स टिश्यू में आपके जो एरोस्पेस है उसमें ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1000 to 10,000 अगर ये बेसिलिस बन गए हैं तब ये आपके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, या फिर आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स का, जिससे बहुत सारे जो लिकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। उससे अल्टीमेटली आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होगा। कैसे होगा, आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे हमारे क्लासेस में। तो उसकी वजह से जो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर आपके प्लूमोनरी कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जिसमें आपकी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, ये सब कॉज करेंगे। फर्दर ये फिर आपके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके डैमेज भी कर सकता है, जिसकी हमने बात किया बोन का, ब्रेन का, हार्ट का, लीवर का, लंग्स का या किडनी का। तो उस तरीके से स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स एंड मे कॉज द अदर टिश्यू डैमेज। तो एक प्रोसेस वे पे होता है। अब आते हैं इसके बेसिक ट्रीटमेंट पे। तो WHO हैं या फिर आपके कुछ स्पेसिफिक कमिटीज़ हैं, जिसमें आते हैं आपके RN, कहाँ पर है, ये है आपका RNTCP, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, जो 2016 में आया है, हम बात करेंगे आगे। तो इसमें स्पेसिफिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एक स्पेसिफिक रेजिमेन होता है कि इतने डोज का ड्रग हमको इतने दिन तक लेना है, हम आगे बात करेंगे। तो उनमें से बात करें, जो मेजर ड्रग हैं वो आपके जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, मतलब पहले हम इनको प्रीफर करते हैं। ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं होते हैं तो हम सेकेंड लाइन के ड्रग पे जाते हैं। उनमें आते हैं आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिन, पाराजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये सब आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो इनको शॉर्ट में हम HERZS हम बोल सकते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में आपके क्विनोलोन्स, जिसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्स, ठीक है, पैरामिनोसेलेट वगैरह ड्रग आते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस आपके जो हैं, आपके हम लोग जो न्यू पेशेंट हैं, इन्फेक्शन जब होते हैं तो न्यू पेशेंट हैं, कभी इसको नहीं हुआ है दोबारा, तो उन पेशेंट को हम HRJD मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, आपके पाराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल को कंटिन्यूसली 2 मंथ तक देंगे आपकी इनिशियल फेज़ में। फिर कंटिन्यूसली इसको फिर उस फेज़ में HRE मीन्स आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटॉल को 4 मंथ तक देंगे। तो हो गया आपका 2 मंथ प्लस 4 मंथ 6 मंथ का। तो आपका 6 मंथ का प्रोटोकॉल है। सेकेंड है आपका, अगर वो ट्रीटेड हो चुका है फिर दोबारा रिलेप्स हो गया है, उस कंडीशन में हम HRZES, ठीक है, मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन को 2 मंथ तक देंगे।
फिर आपके 1 मंथ HRZE को करेंगे, ये आपका इनिशियल फेज़ है। फिर कंटिन्यूस फेज़ में हम लोग 5 मंथ तक HRE को फॉलो करेंगे, तो हो गया 8 मंथ का ये प्रोटोकॉल है। अब इनका डोज क्या होगा, तो जो WHO के हिसाब से जो सिंगल डेली डोज है वो आपका आइसोनियाजिड का है 5 mg पर kg, ठीक है, 5 mg पर kg। तो एडल्ट का वेट अप्रोक्सीमेटली 60 या 70 मानते हैं, उस हिसाब से इसका डोज होता है, ठीक है। तो आइसोनियाजिड का 5 mg पर kg, रिफाम्पिसिन का 10 mg पर kg, जेड का मतलब पाइजिनामाइड का आपका 25 mg पर kg, इथाम्बुटल का 15 mg पर kg, और आपके एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन का 15 mg पर kg का डोज ये हो सकता है। ये डिटेल आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा 6 सेमेस्टर में। अगर आप सिंगल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ ड्रग के नाम याद रखिए, कुछ ट्रीटमेंट याद रखिए, इतना काफ़ी होगा। डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी वाले क्लासेस में, ठीक है। चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, आपकी फार्माकोलॉजी 3 प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें आपको टीबी के वीडियोस मिल जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment in the comment section, and if you want to note this lecture please take a screenshot in last, and thank you, keep watching.